अच्छा, पहले हमने इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन वगैरह डिस्कस के लिए, अब जो है हम पैथोजेनेसिस देखेंगे। अब हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 की पैथोजेनेसिस में क्या है, अब हमने कहा कि सबसे पहले जो वैस्कुलर लेशन है ना वो माउथ के ऊपर या फेस के ऊपर बनती है। माउथ के ऊपर या फेस, लिप्स वगैरह के ऊपर जो है वो लेशंस बनती है। उससे क्या होता है कि सबसे पहले वायरस आता है, मतलब अगर कोई सलाइवा के थ्रू आ रहा है या फिर कोई किसी ने इंसान ने किसी इन्फेक्टेड जहाँ पर वो वायरस है उसको हाथ लगा के अपने फेस वगैरह पे लगा दिया है, तो क्या होता है वो वायरस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आता है, वहाँ पर वो अपना लिटिक साइकिल करवाता है, मतलब अंदर आता है, अंदर चले जाता है एपिथेलियम के अंदर, उस सेल को जो है इन्फेक्ट करता है, वहाँ पे ट्रांसलेशन वगैरह करा के और मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन बनाता है और फिर न्यू कैप्सिड बना के रेप्लिकेट कर जाता है एपिथेलियल सेल्स के अंदर, और फिर अदर एपिथेलियल सेल्स जो उसके नेबरिंग एपिथेलियल सेल है उसको भी इन्फेक्ट करता है। तो उस वजह से ना लेशंस बनना शुरू हो जाता है ऑन फेस एंड माउथ। मतलब क्या होता है, वायरस आता है फेस वगैरह पे, मतलब एपिथेलियम पे आकर अटैच होता है और एपिथेलियम पे आकर वहाँ पर अपना लिटिक साइकिल स्टार्ट कर देता है, जो अपना रेप्लिकेटिव साइकिल है वहाँ पर स्टार्ट कर देता है और फिर नेबरिंग सेल्स को भी ना वो इन्फेक्ट करता है। उसके बाद जो है ना माउथ और फेस वगैरह पे मेनली ये लेशंस होते हैं। फिर क्या करता है ये वायरस जो है ना वहाँ पे फिर वहाँ से जाता है एक्सॉन से टू द सेल बॉडीज़ और वहाँ पर जाके लेटेंट हो जाता है। मतलब कि अगर कोई वायरस है ना वो क्या करेगा, फिर यहाँ पर जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन के डेंड्राइट से एक्सॉन से होता हुआ उनकी सेल बॉडी के अंदर चले जाएगा, यहाँ एक्सॉन से होता हुआ सेल बॉडी के अंदर चले जाएगा और सेल बॉडी में क्या होगा, लेटेंट हो जाएगा वायरस जो है, ठीक है ना। यहाँ पर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो यहाँ पर लेटेंट हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब वो जो सेल बॉडीज़ फेस के न्यूरॉन्स की हैं ना, जो मतलब न्यूरॉन्स इन फेस में जो न्यूरॉन्स है ना उन सब की सेल बॉडीज़ कहाँ पर है, ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में, और जो जेनिटल के न्यूरॉन्स है ना उन सब की सेल बॉडीज सैक्रल गैंग्लिया में। तो क्या होती है कि वायरस सबसे पहले स्किन वगैरह एपिथेलियम में आकर रेप्लिकेट करता है, उसके बाद वहाँ से वो डेंड्राइट से एक्सॉन्स के थ्रू ट्रैवल करके सेल बॉडीज़ में जाता है और वहाँ पर ट्राइजेमिनल गैंग्लिया और सैक्रल गैंग्लिया वगैरह को इन्फेक्ट करता है। अब क्या होता है इसमें ये भी हो सकता है कि समटाइम्स वापस अगर यहाँ से वायरस वापस से एक्सॉन के थ्रू वापस आए और वापस आकर अपने डेंड्राइट्स के थ्रू वापस से एपिथेलियल सेल्स में चले जाए और एपिथेलियल सेल्स में वहाँ पर फिर से रेप्लिकेटिव साइकिल शुरू हो जाए और वायरसेस और बनना शुरू हो जाएं। तो ये भी हो सकता है, रिकरेंस भी हो सकती है। तो इसमें यही है, रिकरेंस अकर हो जाती है स्किन में इनर्वेटेड बाय द इफेक्टेड सेंसरी नर्व एंड आर इंड्यूस्ड बाय फीवर, सनलाइट, स्ट्रेस वगैरह। मतलब कि मेनली ये कहाँ पर होती है, जैसे कि स्किन में अगर कोई आपकी कट्स वगैरह, तो वहाँ पर ये हो सकता है कि मतलब वायरस आया है एपिथेलियम में, स्किन में कोई कट्स वगैरह, तो वायरस वहाँ पर रेप्लिकेट होना शुरू किया। फिर उसने मेनली जो है लेटेंट होना है कहाँ पर, सेल बॉडीज़ में, मेनली सेंसरी गैंग्लिया में, जो कि हमारे पास ट्राइजेमिनल और सैक्रल गैंग्लिया। फिर वो वहाँ से इंटरनल ऑर्गन्स में जाता है इन पेशेंट विद डिप्रेस्ड इम्यूनिटी, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है वहाँ पर वो फिर ऑर्गन्स में चले जाता है, देखो ना, फिर वहाँ पे गैंग्लियों से फिर ऑर्गन्स में चले जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है वो जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 है, इनकेफेलाइटिस वो इफेक्ट करता है टेम्पोरल लोब ब्रेन में भी फिर चले जाता है, क्योंकि उसमें CNS इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है। इसी तरह पहले एपिथेलियम में आकर फिर उसके बाद ये सेल बॉडी न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से सेल बॉडी में आया, फिर वो वहाँ से वो ऑर्गन्स वगैरह में और CNS में चला गया। तो ये पैथोजेनेसिस की है हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 वायरस की। अब हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस की जो पैथोजेनेसिटी है उसमें भी इनिशियल वैस्कुलर लेशंस अकर्स ऑन द जेनिटल्स पे सब। इसमें ये टाइप 2 ट्रांसमिट होता है थ्रू दी सेक्शुअल कॉन्टैक्ट और इसमें लेशंस होती हैं ऑन दी जेनिटल्स। ये भी फिर एक्सॉन से वहाँ पर एक्सॉन से ट्रैवल करता है, सेल बॉडीज़ में जाता है और वहाँ पर लेटेंट हो जाता है और वहाँ पर रिकरेंस जो है इसकी लेस कॉमन होती है, उसके फर्स्ट वाले की ज़्यादा कॉमन थी। और ये नियोनेट्स वगैरह में लाइफ थ्रेटनिंग होता है, क्योंकि नियोनेट जब उनके पास इम्यूनिटी कम होती है और इसमें सिम्टम्स भी कम आते हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में सिम्टम्स भी जो है इसमें कम आते हैं। अब जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स कुछ हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 वायरस में, उसमें जिंजीवोस्टोमाटाइटिस के गम्स वगैरह में लेशंस वगैरह होना शुरू होती है। हर्पीस लेबियालिस, लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा में
हर्पीज़ केराटोकंजक्टिवाइटिस, इसमें क्या होता है कि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जो है वो आई को जब इन्फेक्शन करता है तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया और कंजक्टिवा हो जाती है, जिसके अंदर रेडनेस, पेन, इन्फ्लेमेशन, टीयर फॉर्मेशन आई आ सकती है। फिर जब हर्पीज वायरस स्प्रेड हो जाता है टू द CNS तो वो कॉज करता है मेनिंजाइटिस और इनकेफेलाइटिस। हर्पेटिक विटलो होता है कि जब हर्पीज़ वायरस इन्फेक्ट करता है फिंगर और नेल बेड को, मतलब कि अगर कोई फेस वगैरह पे कोई हमारे फेस वगैरह पे लेजन है तो उस पर टच करके फिंगर और नेल बेड पे अगर हर्पीज़ लेजन होगी तो वो हर्पेटिक विटलो होगा। हर्पीज़ ग्लेडियोट्रम क्या होता है कि जब हर्पीज़ वायरस जो है इन्फेक्ट करता है ट्रंक को, एक्सट्रीमिटीज़ को, हेड वगैरह को, स्पेशली इन रेस्टलेस क्योंकि उनके स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। एक्जिमा हर्पेटिकम भी हो सकता है, उसमें क्या होता है पेशेंट जिनके अंदर बर्न्स या फिर एटॉपिक डर्मेटाइटिस है तो उसकी वजह से सीरियस इन्फेक्शन हो सकते हैं, डिसेमिनेटेड डिजीज़ हो सकते हैं और एथरीमा मल्टीफॉर्म हो सकता है। टाइप 2 में जेनिटल हर्पीज़ हो सकता है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, नियोनेटल हर्पीज़ और एथरीमा मल्टीफॉर्म हो सकता है। और लैब डायग्नोसिस में उसका सेल कल्चर कर सकते हैं, PCR कर सकते हैं, टिज़ैंग स्मेयर कर सकते हैं, एलाइजा वगैरह और सेरोलॉजिकल टेस्ट वगैरह हो सकता है।